हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल प्राइम एकेडमी बिलासपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है। इस टॉपिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के जो भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए उपयोग होता है ये, जैसे कि CGPSC प्रीलिम्स हो गया, मेंस का है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंजर की जो एग्ज़ाम जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के तहत होती है, एवं अन्य व्यापम के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में साइंस का एक बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, बहुत अच्छा पोर्शन जो पूछा जाता है। उसमें फिजिक्स के अंतर्गत ये एक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत जिसके बारे में हम बात करते हैं, हिंदी में इसे हम विद्युत के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? मूल रूप से देखा जाए तो जैसे कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कण से मिलकर बनते हैं। इन कण को हम मूल रूप से परमाणु और अणु के रूप में जानते हैं। सबसे छोटा कण परमाणु है, हालांकि परमाणु को और भी टुकड़ों में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, और इसका परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो जिस परमाणु की हम बात कर रहे हैं, ये परमाणु किसी भी पदार्थ के हो, उस परमाणु की जब आकृति की आप बात करोगे तो परमाणु का आकृति कुछ इस तरीके से रहता है, गोलाकार आकृति में। बीच में एक नाभिक होता है, इस नाभिक के मध्य में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, एवं इसके बाह्य और बाहर चारों ओर इस तरीके से गोलाकार रूप में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इस तरीके से रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाह्य कोश है, जो सबसे बाहर का जो कोश है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये इलेक्ट्रॉन पर जब हम बाहर से कुछ अतिरिक्त बल लगाते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा यदि हम इसमें प्रवाह कराते हैं, तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन अपने बाह्य कोश को छोड़कर मुक्त अवस्था में बाहर आ जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में बाहर आती है तो ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री इलेक्ट्रॉन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दो रूपों में हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर या तो स्थिर अवस्था में हो सकती है या ये गतिमान अवस्था में हो सकती है। स्थिर अवस्था मतलब है स्टैटिक पोजीशन पर, और गतिमान अर्थात ये डायनामिक पोजीशन या मोशन के रूप में हो सकते हैं। दोनों चीजें हैं। जब इलेक्ट्रॉन, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही अनगिनत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन या तो स्थिर अवस्था में रहेंगे या तो उनको कोई रास्ता मिलेगा जिसमें वो मूवमेंट कर सकते हैं, तो गतिमान अवस्था में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के अपने स्थिति के अनुसार, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो चाहे वो गतिमान अवस्था में हो, उसके अनुसार वो विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है, और उन प्रभावों को हम भौतिकी में जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं वही चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहलाता है। तो वस्तुतः यदि हम विद्युत के बारे में जानना चाहें या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम समझना चाहें तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रभाव के बारे में बताता है, और कौन से प्रभाव? कि इलेक्ट्रॉन की विभिन्न स्थिति, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर स्थिर अवस्था में है या किसी जगह पर वो गतिमान अवस्था में है, इसके आधार पर ये जो भी प्रभाव उत्पन्न किया, वही प्रभाव के जो पढ़ाई है, उसी का जो स्टडी है, वही इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहलाता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को अपन डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टडी ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स कंडीशन आइदर इन स्टैटिक और इन मोशन फॉर्म। अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रभाव किसके कारण उत्पन्न? इलेक्ट्रॉन की अपनी स्थिति के कारण, कि या तो वह स्थिर अवस्था में है या तो वह गतिमान अवस्था में है। इससे जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसकी पढ़ाई ही या उसकी जानकारी ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है या विद्युत कहलाते हैं। तो अब हमने तो यहां ये चीज को देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है उसके बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे हैं। अब चर्चा हम करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रभाव हैं या ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं
जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रहता है तो उत्पन्न करता है उन प्रभावों को, और ऐसे कौन से प्रभाव हैं जिनको इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में होता है तो उत्पन्न करता है। तो इसे हम यदि देखें तो इलेक्ट्रॉन के दो स्थिति हैं। इलेक्ट्रॉन पहला है स्थिर अवस्था की हम बात करते हैं और दूसरा इसके गतिमान अवस्था की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थिर अवस्था के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो स्थिर अवस्था में हमें क्या क्या चीज को पढ़ना होगा। स्थिर अवस्था के अंतर्गत हम सर्वप्रथम जो चीज पढ़ते हैं वो है आवेश, अर्थात चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा जो होता है आवेश के द्वारा उत्पन्न किए गए बल के ऊपर चर्चा करेंगे। बल के बाद हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र के उपरांत विद्युत विभव की बात होती है। विद्युत विभव आवेश, बल, क्षेत्र एवं विभव, इसके बाद जिसकी हम चर्चा करते हैं वो है संधारित्र की। इन सबको यदि हम बात करें इंग्लिश में ये कहलाता है चार्ज, बल का अर्थात है फोर्स, क्षेत्र मीन्स फील्ड, विभव इट मीन्स पोटेंशियल और संधारित्र मीन्स कैपेसिटर। इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अर्थात ये वो टॉपिक है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इन सभी स्थितियों में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर अवस्था में रहता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन से ही हम आवेश के ऊपर बात करते हैं और आवेश की स्थिर अवस्था में हम बल, क्षेत्र, विभव और संधारित्र के ऊपर हम चर्चा करते हैं। मगर जब इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में हो, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को ही अभी हम जैसे ही आवेश ही स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को अब इलेक्ट्रॉन के रूप में चर्चा ना करके हम फिजिक्स में इसे आवेश के रूप में चर्चा करते हैं। तो आवेश जब अब गतिमान अवस्था में हो जाएगा तो गतिमान अवस्था में हम इसमें चर्चा करेंगे विद्युत धारा के ऊपर, प्रतिरोध के ऊपर, प्रतिरोध, और प्रतिरोध में ही प्रतिरोधकता भी इसके अंदर में हम पढ़ेंगे। धारा, प्रतिरोध, शक्ति, कुंडली, इनके ऊपर बात करेंगे हम। तो धारा अर्थात करंट, प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस, शक्ति अर्थात पावर, कुंडली अर्थात इंडक्टेंस, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इनके ऊपर हम बात करेंगे। जब हम मेंस के सिलेबस की बात करते हैं तो मेंस के सिलेबस में संधारित्र के बारे में पढ़ाई नहीं करनी है और कुंडली के ऊपर पढ़ाई नहीं करनी है। बाकी ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है आवेश, बल, क्षेत्र, विभव, धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता एवं शक्ति, ये सभी के टॉपिक हमारे मेंस के सिलेबस में काउंट होते हैं। और जो मेंस के सिलेबस में है ऑटोमेटिकली वो प्री में पढ़ना पड़ता ही है हमें। अब ये जो बात हमने यहां अभी देखा, ये जितने कंटेंट हमने देखे कि इलेक्ट्रिसिटी के उद्भव की बात करते हैं कि हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, पर्पस क्या है इसको पढ़ने का, तो उसका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये था कि पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़कर किसी बाह्य दुनिया में आते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उन्हीं प्रभाव के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जो हम एनालिसिस करते हैं, वही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के नाम से है। और स्थिर और गतिमान अवस्था में अर्थात स्टैटिक पोजीशन और डायनामिक पोजीशन या मोशन के कंडीशन पे हम कौन कौन से इफेक्ट या किस किस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये इतनी टॉपिक, इतनी सारी चीजें हुई। अब पहला टॉपिक जो हम बात करते हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करना है वो आता है आवेश के ऊपर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम पहला जो टॉपिक जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आवेश। आवेश क्या है? क्या इसका कोई विशेष परिभाषा है या किसी तरीके से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं? तो जब आप विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि आवेश के लिए कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। आवेश के लिए कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहां आवेश को लेकर। अब आवेश की जब कोई सर्वमान्य परिभाषा मौजूद ना हो तो उस स्थिति में हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? अभी हमने इस चीज को देखा कि ये हमारे पास कोई परमाणु है
जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, इधर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये इलेक्ट्रॉन जब किसी प्रकार से हम कोई बल लगाते हैं या किसी प्रकार का कोई ऊर्जा का प्रवाह देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है तभी तो ये अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो बहुत ही सामान्य स्थिति है कि कब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कैसे बल लगाएंगे। तो एक बहुत सिंपल सा चीज है, बचपन में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई भी कंघी लो या कोई भी प्लास्टिक का या फाइबर का चीज लो और उसे हम इस तरीके से अपने बाल में ऐसे रगड़ देते हैं और इसे जब कागज के पास लेकर जाते हो तो कागज को अपने पास आकर्षित करता है। ऐसा क्यों हुआ? हमने इस फाइबर के मटेरियल को किसी रेशेदार पदार्थ से जब हमने उसको घर्षण किया अर्थात हम उसमें बल लगा रहे हैं और ये बल क्या कार्य कर रहा है कि उन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर दिया। हो सकता है इस प्लास्टिक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस वूलन थिंग या जो भी रेशेदार पदार्थ है या बाल है उसमें चले गए हों या इलेक्ट्रॉन बाल से निकलकर इसमें आ गए हैं। दोनों में से कोई एक चीज तो हुआ, वो बाद में देखेंगे कि इसमें क्या निकल रहा है, मगर इन दोनों में से कोई एक चीज हुआ। तो इसके सतह पर यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसके सतह पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है, या इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके सतह पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी हो गई। वो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह पर स्थिर है तो स्थितिज वाली स्थिति की हम बात करेंगे और जब वो गतिमान अवस्था में आ जाएगी तो हम उसे गतिमान अवस्था की बात करेंगे, गति में आने के उपरांत। तो आवेश की जब परिभाषा की हम बात करते हैं तो ये वस्तुतः देखा जाए तो ये एक प्रकार का प्रभाव है। ये कब उत्पन्न होता है? जब एक सतह को किसी दूसरे सतह के ऊपर इस तरीके से फ्रिक्शन किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर जब रोल अप किया जाता है, घर्षण कराया जाता है, तब एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पदार्थ में जाता है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई उसमें ऋणात्मक और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई उसमें धनात्मक। ये जो दो प्रकार के प्रभाव जो दिख रहे हैं हमें या दो प्रकार के प्रभाव जो हम महसूस कर रहे हैं, ये प्रभाव ही आवेश कहलाता है। तो आवेश की परिभाषा हम कैसे करेंगे? यह एक प्रकार का प्रभाव है जो तब उत्पन्न होता है जब दो पदार्थों को हम एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं, एवं दोनों पदार्थ में एक दूसरे में विपरीत प्रकार के जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये विपरीत प्रकार के प्रभाव ही आवेश के रूप में जाने जाते हैं और जिनमें से एक को हम धनात्मक और एक को हम ऋणात्मक या ऋण आवेश के रूप में जानते हैं। तो आवेश की हमने बात किया। तो वास्तव में आवेश जो है, आवेश को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में से किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हालांकि एक सतह कैपिटल Q का उपयोग किसी सतह पर मौजूद कुल आवेश की मात्रा के लिए किया जाता है और स्मॉल q का उपयोग उसमें उसके विभिन्न बिंदुओं पर मौजूद आवेश की मात्रा को बताने के लिए किया जाता है। तो आवेश हमने अभी इसको एक रूप में जाना, प्रभाव बोला, इफेक्ट के रूप में बोला। ये एक प्रकार का इफेक्ट है जो डेवलप होता है जब हम टू मटेरियल्स को एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन कराते हैं या घर्षण कराते हैं। तो अब ये आवेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आवेश वास्तव में क्या है? तो आवेश वास्तव में कुछ नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ही जब मुक्त अवस्था में बाहर निकलती तो जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं वही हमारे लिए आवेश है। अर्थात आवेश को हम सीधे सीधे किससे रिलेट कर सकते हैं कि ये किसके द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया गया है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया गया है। अब किसी सतह पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, 1 करोड़ 1 लाख जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो उन इलेक्ट्रॉन को हम अलग अलग उनकी बात नहीं करते, उन सबको ज्वाइंटली एक साथ मिलाकर कहते हैं कि यहां पर कुछ आवेश मौजूद है। हम ये नहीं कहते यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आखिर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव को या इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति है, उसी उपस्थिति को हमने आवेश का नाम दिया, यही आवेश कहला रहा है हमारा। तो बात यह होता है कि जब इलेक्ट्रॉन के बारे में अब हम बात करेंगे
कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर यह ऐसा ऋणात्मक आवेश होता है और कोई पदार्थ ऐसे देखा जाए तो वह न्यूट्रल होता है, उदासीन अवस्था में होता है, तो इसका तात्पर्य है कि जब किसी से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, अब इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला गया, तो इसमें मौजूद इन दो कण में कोई एक कण ऐसा है जिसमें धनात्मक प्रकृति भी होगी, तभी तो इसकी धनात्मक प्रकृति इसकी ऋणात्मक प्रकृति को न्यूट्रलाइज करेगी या उदासीन अवस्था में रखेगी। तो आवेश यदि इलेक्ट्रॉन को हम ऋणात्मक लेते हैं तो किसी भी पदार्थ में उसका एक प्रतिरूप, उसका एक दूसरा रूप भी मौजूद होता है जिसमें उतना ही प्रभाव मौजूद होता है और उसको हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यदि ये इलेक्ट्रॉन का प्रभाव है, तो ये उसका प्रतिरूप, उसका दूसरे रूप, उसके विपरीत आवेश अर्थात प्रोटॉन की बात करता है। तो ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है और ये जो है ये प्रोटॉन के बारे में बात करता है, ये प्रोटॉन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो प्रभाव है ये दो रूप में है, या इस प्रभाव को जिस नाम से हमने जाना आवेश, ये आवेश दो रूप में मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन के रूप में, एक प्रोटॉन के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होते हैं उसको ऋण आवेश कहा जाता है और प्रोटॉन में जो होता है वो धन आवेश कहलाता है। निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज की हमने बात किया। अब ये आवेश के बारे में बात हुई। फिर हम बात करते हैं कि आवेश को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं। आवेश को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल क्यू से, या तो बड़े क्यू या छोटे क्यू। ये एक सामान्य सा नोटेशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसको पूरी दुनिया मानती है कि चार्ज को डिनोट करने के लिए हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है कि चार्ज वास्तव में क्या है। चार्ज कुछ नहीं है, किसी जगह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम आवेश कहते हैं एवं उसके द्वारा उत्पन्न किए गए प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो Q जो है, Q जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ये Q वास्तव में कुछ नहीं है, ये मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है जिसके बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉन में भी अब आवेश तो है, इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन में कितनी आवेश की मात्रा मौजूद है। तो जब Q की बात कर रहे हैं हम, Q के लिए इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन में आवेश मौजूद की गणना इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी, मगर इसमें मौजूद कितनी मात्रा में आवेश मौजूद है इसकी गणना किन्होंने की थी, इसकी गणना मिलिकन्स ने की थी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश मौजूद होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये संख्यात्मक मान है जो एक इलेक्ट्रॉन में या एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रभाव को बताता है। मगर जब हम इसको आवेश की बात करते हैं, जब एक भौतिक राशि कहते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि के लिए एक संख्यात्मक मान के साथ उसकी इकाई का होना आवश्यक है। तो अब इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई की जब हम बात करते हैं तो इसकी इकाई जो होती है, कूलम्ब्स ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया था और कूलम्ब का ही जो सरनेम है C, वही इसकी इकाई बन जाती है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन में जब हम आवेश की मात्रा की बात करते हैं तो वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद होता है। अब तीसरी बात जब हम करते हैं कि ठीक है एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश मौजूद है, तो दो इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश मौजूद होगा, इंटू 2 कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश मौजूद होगा, इंटू 3 कर देंगे। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है, दो इलेक्ट्रॉन में ये 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाए। जब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जब आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब हो और इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो सीधी सी बात है, हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश है, 10⁻⁻19 बहुत ही छोटी राशि है, बहुत ही छोटी। अर्थात इस राशि को बड़ा करते करते जब हम 1 कूलम्ब तक पहुंचेंगे
तब हमें यह ज्ञात करना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ये एक प्रश्न के रूप में अभी हम बात कर सकते हैं कि इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब एक कूलम बनेगा, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए जो कि आवेश की मात्रा कितना कर दे, एक कूलम कर दे। अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है कि चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, देयरफॉर 1 कूलम में कितना होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। और जब हम इसे हल करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए, और थोड़ा इधर हम आ जाते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, ये हो गया 10⁻+19 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन है। पॉइंट को यदि यहाँ से हटा दूँ मैं, ये डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, और पुनः इस 10 को हम जब ऊपर लेकर चले जाएंगे यहाँ से हटाकर, तो ये 10 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात ये क्या मिल गया आपको, 10 गुणा 10 की घात 19/16। और इस 10 की घात 19 के यदि 10 की घात 18 लिखेंगे तो इस 10 को हम 100 लिख सकते हैं, 100 गुणा 10 की घात 18/16, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, 16 6 या 96, 0.4 बचा, 40 हुआ, 40 में 16 2 जा 32 और 16 5 जा 18। इस तरीके से करके ये वैल्यू मिलता है हमको 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तब कहीं जाकर एक कूलम आवेश बनता है। इट मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम आवेश, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब जाकर एक कूलम आवेश बनेगा। तो ये बातें इस चीज को भी प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी राशि है, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा कण है, अर्थात सोचिए 10 की घात 18 के रेंज में जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब कहीं जाकर एक कूलम आवेश बनता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटा कण है जिसको इंसान आज तक नहीं देख पाया है, और ना ही ऐसा कोई माइक्रोस्कोप बना है जो इलेक्ट्रॉन के देख सके। वस्तुतः इलेक्ट्रॉन ही नहीं, परमाणु को आज तक नहीं देखा गया है। इलेक्ट्रॉन की बात तो दूर है, परमाणु के आकार का 1/1000वां हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन का आकार। तो जब परमाणु को नहीं देखा गया तो इलेक्ट्रॉन को देख पाना तो असंभव है। और अभी ऐसा कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप भी नहीं बना है जो परमाणु को देख सके। वर्तमान परिदृश्य की हम बात करते हैं। तो ये तो आवेश के बारे में बात हुई, आवेश के ऊपर हमने एक छोटा सा चर्चा किया। अब दूसरा टॉपिक, आवेश की बात जब हम बात करते हैं, आवेश की प्रकृति की बात करते हैं कि आवेश में क्या, आवेश की प्रकृति क्या होती है, या नेचर ऑफ जो चार्ज है जिसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इसकी प्रकृति। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करते रहूँगा बीच में, और करना चाह भी रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को देखते हुए साथ ही साथ 10वीं कक्षा की या 12वीं कक्षा की पुस्तक भी अपने हाथ में रखें। वैसे 10वीं कक्षा की पुस्तक हाथ में रखें वो ज़्यादा यूज़फुल है कंपटीशन के हिसाब से। जब क्लास 10th की बुक से आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तब 12th क्लास की बुक में जाएंगे और उस बुक से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो इससे आप निकाल सकते हैं वीडियो से। क्योंकि मेरा मानना है कि आप वीडियो लेक्चर से जो चीज़ पढ़ेंगे साथ ही साथ पुस्तक से भी उसको देखते हुए चलिए तो वो ऑन द स्पॉट रिवाइज होता है और दिमाग में समझ में आ जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि अभी की स्थिति में ये देखा गया है कि बुक लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है, और अच्छे पुस्तक जब तक नहीं पढ़ेंगे सफलता थोड़ी सी मुश्किल होती है। हम पुनः अब अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, नेचर या इसकी प्रकृति। प्रकृति किसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं हम? आवेश की प्रकृति की बात करते हैं हम। नेचर ऑफ चार्ज, आवेश प्रकृति, नेचर ऑफ चार्ज। पहली प्रकृति क्या है? पहला जो बात है
वो है सजातीय आवेश। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए, अब आवेश की प्रकृति, यहां आवेश के प्रकार की यदि बात करूं मैं, तो आवेश के दो प्रकार हैं, एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक। धनात्मक आवेश प्रोटॉन के कारण होता है, ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है। यदि हम चालक की बात करें तो अर्धचालक की स्थिति में थोड़ा सा इसमें बदलाव आता है, मगर जब हम अर्धचालक वाली स्थिति में पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे। अभी सामान्य अवस्था में हम बात करते हैं जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की, तो धनात्मक आवेश का तात्पर्य होता है कि प्रोटॉन, और ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है वो ऋणात्मक है, जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में कम है, या हम ये कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा है, तो वहां धनात्मक आवेश है। तो आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। हमने इसकी बात की। तो इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो पहला प्रकृति है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब होता है सिमिलर चार्ज, एक दूसरे को रिपल करते हैं, द रिपल ईच अदर। अब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि प्लस प्लस या माइनस माइनस ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये पहली बात। दूसरा जो हम चर्चा करते हैं, इसी का अपोजिट पॉइंट हो जाएगा विजातीय आवेश। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। विजातीय मीन्स अपोजिट चार्ज। इसकी हम बात करें, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करने का तात्पर्य क्या है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर, इसकी बात है। ये दो प्रकृति हुई। तीसरी प्रकृति की हम बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है योज्यता का नियम। योज्यता का नियम, एडिशन रूल। जब हम एडिशन रूल की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा? एडिशन रूल का मीनिंग है कि कोई एक सिस्टम है, मान लेते हैं इस प्रकार से, कोई एक सिस्टम हमने लिया, कोई एक जगह है, कोई एक सतह है, और इस सतह के विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग आवेश की मात्रा उपस्थित है। किसी जगह पर Q1 आवेश है, किसी जगह पर Q2, किसी जगह पर Q3 आवेश मौजूद है। तो इस पूरे सतह पर जो आवेश की मात्रा उपस्थित होगी, पूरे सतह पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q, इसका मान उसके अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित आवेश की मात्रा के योग के बराबर होगा। अर्थात ये Q का मान Q1 प्लस Q2 प्लस ऐसे करते करते हम Qn तक चले जाते हैं। मान लेते हैं कि बहुत सारे आवेश मौजूद हैं इस तरीके से। जैसे हम इसे उदाहरण के रूप में यदि समझना चाहें, Q1 मान लेते हैं यहाँ 1 कूलम मौजूद है, Q2 पे हो सकता है -3 कूलम मौजूद हो, Q3 पे हो सकता है 5 कूलम मौजूद हो, ये Q4 का पॉइंट है, Q4 हो सकता है 7 कूलम मौजूद हो। इस तरीके से अलग अलग इस जगह पर ले लेते हैं हम कि यहाँ -8 कूलम मौजूद है। अब यदि ये बोल दिया गया कि इस पूरे सिस्टम पर कितने आवेश मौजूद है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? 1 प्लस करेंगे, 3 में साइन क्या है, माइनस है, तो ये -3 हो गया, प्लस 5 कूलम प्लस 7 कूलम और प्लस 8 कूलम, मगर 8 में साइन माइनस है तो इसको फिर से ब्रैकेट कर दिए। अब इसे आप ऐड कीजिए, क्या मिलेगा? प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, 1 + 5 6, 6 7 हो गया आपका 13, -3 और -8 हो गया -11, टोटल मिल गया अपने को 2 कूलम। तो योज्यता का नियम या लॉ ऑफ एडिशन यही कहता है कि किसी भी सिस्टम पर या किसी भी सतह पर उपलब्ध कुल आवेश की मात्रा उसके विभिन्न स्थितियों में मौजूद आवेश की मात्रा के योग के बराबर होता है। यह योज्यता का नियम है। अब इसमें चौथा और महत्वपूर्ण जो प्रकृति है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं,
वो है आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ आवेश। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्वांटाइजेशन ऑफ आवेश। जब हम आवेश के क्वांटीकरण की बात करते हैं, चौथी जो प्रकृति है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह होता है कि देखिए, जब कभी भी हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश जैसा कुछ नहीं होता। वास्तव में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को बताता है। किसी सतह पर, किसी जगह में आवेश की उपस्थिति की बात करता है। तो जब आवेश की उपस्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं, आवेश की उपस्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित है किसी जगह में तो इलेक्ट्रॉन संख्या के रूप में उपस्थित होगा। कहीं 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कहीं 2 इलेक्ट्रॉन, कहीं 10 इलेक्ट्रॉन, कहीं 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन। अर्थात जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जैसे कि हम 1 कूलम की बात करते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हो सकता है मैं बोल दूं किसी जगह पर कोई भी और कूलम में यदि आवेश मौजूद हैं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी जगह पर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, किसी जगह पर 2000 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसके अनुसार वहां आवेश की मात्रा होगी। तो आवेशों का क्वांटीकरण यह कहता है कि किसी भी स्थान पर जो आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा, इस आवेश की मात्रा को हम हमेशा सभी जगह आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के साथ आप ये देखेंगे कि यहां कुछ न कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज यहां मल्टीप्लाई के रूप में मौजूद हैं, चाहे वो इस रूप में मौजूद हो, चाहे इस रूप में मौजूद हो, चाहे इस रूप में मौजूद हो। ये जो इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है, यहां चाहे इस मात्रा की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें हम, ये सब के सब अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक सांख्यिक मान है, एक प्राकृतिक संख्या के रूप में है। तो हम इसे n का नाम दे देते हैं और ये जितने भी आंकिक मान है, सब आंकिक मान यहां n के रूप में ले लिया गया। अर्थात किसी भी स्थान पर मौजूद आवेश की मात्रा उस जगह पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के गुणज के रूप में या इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या गुणज के रूप में उसको दर्शाया जाता है। अब हमको ज्यादा सही क्या लगेगा बोलना, किसी जगह पर 1 कूलम आवेश मौजूद है ये कहना ज्यादा आसान होगा, या किसी स्थान पर 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये कहना उचित होगा? तो ये कुछ बल्कि वैल्यू लगता है, कुछ भारीपन लग रहा है इसको बोलने में, और ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी नहीं है इसके बारे में, या इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में आवेश को बताना। इसीलिए हम उसे कूलम के रूप में बताना उचित समझते हैं और कूलम के रूप में उसको बताया जाता है। तो आवेश का क्वांटीकरण यही कहता है कि किसी भी स्थान पर मौजूद आवेश की मात्रा हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या गुणज के रूप में ही निरूपित किया जाता है। भले ही हम उसको कूलम के रूप में प्रदर्शित जरूर करें, यहां 1 कूलम आवेश मौजूद है, यहां 2 कूलम आवेश मौजूद है, यहां 3 कूलम आवेश मौजूद है, इस तरीके से हम जरूर बात कर सकते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन के रूप में उसको बोलना थोड़ा सा अनईजी होता है, समझने में भी थोड़ा कठिनाई जाती है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में उसे न बता के हम कूलम के रूप में बताते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या गुणज के रूप में क्यों होती है, भिन्न संख्या गुणज के रूप में क्यों नहीं होती? उसका कारण यह है कि किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। 1000 परमाणु होते 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो आधा इलेक्ट्रॉन अपने उस बाह्य कोश में छोड़ेगा और आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक परमाणु है इस तरीके से, इस परमाणु में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऐसा नहीं होगा कि इस इलेक्ट्रॉन से आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और आधा इलेक्ट्रॉन इसी जगह पर रहा। इलेक्ट्रॉन तो फर्दर जो डिफ्यूजन है वो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन फिर से अपने और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं होता। अर्थात या तो 1 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी या 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी,
ऐसा नहीं होगा कभी भी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद है, 2.5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 5.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इस तरीके का नहीं होता है कभी भी। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने आप में पूर्ण होगी। ये बिल्कुल उसी प्रकार की बातें हैं जैसे कि किसी क्लास में बच्चे यदि पढ़ रहे हैं, तो बच्चे चाहे कैसे भी हों, या किसी जगह ही जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में बात होती है। बच्चे, बूढ़े, वयस्क कोई भी हो, उनको एक माना जाता है हमेशा। यदि किसी जगह पर बच्चे, बूढ़े सबको मिलाकर 100 लोग हैं तो उसको 100 ही बोला जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि यहाँ पर 99.5 लोग रहते हैं या 101.5 लोग यहाँ रहते हैं। ऐसी बातें नहीं होती है। वो एक एंटिटी के रूप में, एक इकाई के रूप में काउंट होता है। उसी प्रकार है इलेक्ट्रॉन भी एक इकाई के रूप में काउंट हो रहा है। इसलिए इसका फर्दर जो है जो डिफरेंशिएशन की हम बात करें या इसके टुकड़े की बात करें वो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये जरूर हो सकता है आवेश जो है ये 1 कूलम, 1.5 कूलम, 1.25 कूलम, इस तरीके की चीजें हो सकती है। आवेश बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आवेश की मात्रा जो है वो डेसिमल में एग्जिस्ट करे, मगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी डेसिमल पे एग्जिस्ट नहीं करते। आप इसे डेसिमल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये आप मत कहिए, नहीं सोचेंगे आप। ये 6.25 × 10⁸ है। यदि इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ये 625 हो जाएगा और ये 10⁻16 हो जाएगा। अब ये दशमलव पर नहीं है, ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, अपने आप में एक प्राकृत संख्या है। तो ये आवेशों का क्वांटीकरण है। क्वांटीकरण का सामान्य सा तात्पर्य यही है, आवेश की मात्रा को हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है और ये संख्या हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगा। ये संख्या कभी भी फ्रैक्शन नंबर के रूप में नहीं होगा। तो ये तो आवेश की प्रकृति के ऊपर बात हुई, आवेश के क्वांटाइजेशन के ऊपर हमने चर्चा किया। कभी कभी मान लेते हैं प्रश्न ऐसा भी पूछ दिया जाएगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस हमें दे दिए जाएं इस तरीके से कि एग्जाम में दे सकता है कि एक आवेश को निम्न रूप में निरूपित किया गया है, कौन सा गलत है, उसे टिक लगाइए। अब किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने की जब बात करेगा तो हो सकता है ऐसा बोल दे कि एक जगह पर 9.7 इलेक्ट्रॉन, ये इतना आवेश मौजूद है, एक जगह बोल देगा 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कहीं पर बोल देगा 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक स्थान पर बोल देगा कि हो सकता है वहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश मौजूद है। बोलेगा कि किसी भी स्थान पर मौजूद आवेश की मात्रा को इस तरीके से निरूपित किया गया है A, B, C और D के रूप में। बोल देगा कि इसमें कौन सा गलत है उसको पहचानिए या कौन सा निरूपण सही नहीं है। तो देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इन सब में देखेंगे इलेक्ट्रॉन के आगे जो संख्या लगी है 10, 11 या 5, ये किस चीज़ को निरूपित करता है? ये इस बात को निरूपित कर रहा है कि ये पूर्ण संख्या है, मगर 9.7 ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी इस रूप में नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या आ सकते हैं यदि अभी तक नहीं आए होंगे तो ये जो टॉपिक है हमारा आज के टॉपिक में हम यहीं तक स्टडी करते हैं, आवेश के क्वांटीकरण तक। अगले क्लास में, अगले टॉपिक में हम किसके ऊपर बात करेंगे? इसकी प्रकृति का जो दूसरा हिस्सा था, यहाँ देखेंगे सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण वास्तव में बल का प्रकार है, टाइप ऑफ फोर्स है। तो हम इस फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इस फोर्स के बारे में जो पूरा डिस्क्रिप्शन जिन्होंने दिया है कूलम्स ने, तो हम कूलम्स लॉ के ऊपर बात करेंगे अगले क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।